नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और हम लोग का ये बहुत ख़ास एपिसोड है, ख़ास करके मेरे लिए। ये गणतंत्र दिवस का मौका है जब हम 67वां गणतंत्र दिवस हिंदुस्तान का मना रहे हैं। ये वो दिन है जब हमने संविधान को अपनाया था और उसके बाद संविधान के अधीन हुए थे। उसके तहत हिंदुस्तान फिर आगे बढ़ा और इस दौरान, इस 67 साल में जब से हमने संविधान अपनाया है, किस तरह हिंदुस्तान बदला है। और वो तमाम लोग जो उस आज़ादी की, उस गणतंत्र की हिफाजत करते आए हैं और उस हिफाजत के दौरान बहुत सारे अनगिनत बहादुरों ने अपनी जान खोई, शहादत दी। उनके परिवार के लोग हैं जो उसके बावजूद उसी हिम्मत से आज भी डटे हुए हैं। और बहुत सारे वो लोग हैं जो अभी भी देश की हिफाजत में लगे हुए हैं। आपको हाल की मिसाल याद होगी पठानकोट की। इसके सेना के अलावा हमारे पुलिस के लोग हैं। ये तमाम लोग, आज इनमें से कुछ लोग जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर इस शो पे मौजूद हैं, अपनी यादें, अपनी कहानियां हमारे साथ बांटने के लिए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप तमाम लोगों का कि आप यहाँ पर आज आएँ, आपने वक्त निकाला है। इसलिए ये एपिसोड हमारे लिए बहुत बहुत ख़ास है और मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगा। मैं आपको इन तमाम लोगों से इंट्रोड्यूस करा दूं, इनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ मेजर डीपी सिंह हैं, एक ऐसे सैनिक जो अब इंडियन ब्लेड रनर के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। जुलाई 1999 में करगिल की जंग के दौरान बुरी तरह घायल हुए थे मेजर डीपी सिंह। उन्हें अपना एक पैर गंवाना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उनकी जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आई वो उन्हें रोक नहीं पाई, उनके हौसलों को नहीं रोक पाई और वो आगे बढ़ते रहे। इनके बारे में अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत तमाम जानकारियां आपको मिलेंगी। हमारी खुशकिस्मती है कि आज आपसे मुलाकात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। हमारे साथ कर्नल वीएन थापर है जो कैप्टन विजयन थापर के पिता हैं। कैप्टन विजयन थापर को करगिल की जंग में शहादत मिली। वो राजपुताना राइफल्स से थे और जंग में बहादुरी के लिए उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 22 साल की थी। बहुत शुक्रिया सर आज आने के लिए यहाँ पे। मिसेस अलका आहूजा पत्नी है स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की। अजय आहूजा भारतीय वायु सेना में फाइटर पायलट थे। मैंने जो जाना और पढ़ा है वो ये कि मिसेस आहूजा अपने बच्चे को भी चाहती हैं कि वो वायु सेना में जाएं इन सब के बावजूद। और मुझे लगता है कि उनकी जो ये हिम्मत है वो सलाम करने के काबिल है, क्योंकि ज़रा सी कहीं चोट आ जाती है अगर इंसान को तो उसके बाद घबराता है उससे। और इतनी बहादुरी कि इसके अपने पति को खोने के बाद आज भी वो अपनी हिम्मत बनाए हुई हैं, ये बहुत सराहनीय है। हमारे साथ कैप्टन अनुज नायर की मां हैं जिन्हें देश के सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अनुज बहुत बड़ी बहादुरी के साथ करगिल की जंग में लड़े। अनुज के माँ बाप को उनकी शहादत के बाद सरकार की कुछ बेरुखी का भी सामना करना पड़ा। इस पे फिल्म भी बनी और उसमें ओम पुरी ने अनुज के पिता एसके नायर की भूमिका निभाई थी। हमारे साथ सेना के इन तमाम लोगों के अलावा आईपीएस डॉक्टर मुक्तेश चंद्र हैं। डॉक्टर मुक्तेश चंद्र की खासियत यह है कि वो बहुत खूबसूरत बांसुरी बजाते हैं देश की हिफाजत करने के साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। और इन तमाम बहादुरी की कहानियों के बाद हम आपसे आपकी बांसुरी सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ आने के लिए। तो सबसे पहले मेजर डीपी सिंह, मैं आपसे आपकी ज़ुबानी जानना चाहूँगी कि इतना हौसला जो आप में है, 10 साल मेरे ख्याल से आप इस मुश्किल के साथ जूझते रहे और उसके बाद दौड़ना भागना आपने ऐसा शुरू किया कि मैराथन पे मैराथन, ये सब कैसे कर पाए आप? 10 साल तक मैं ये पूछता रहा कि भागना कैसे होता है आर्टिफिशियल लेग से, क्योंकि ये मैंने पहले दिन ही अपने साथ अपना एक प्रण लिया था कि मैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आने दूंगा। और जिसमें एक भागना एक आम हिस्सा होना चाहिए हर इंसान का, मेरा भी वो। तो उस सवाल का जवाब मुझे जब दूसरों से नहीं मिला तो वो फिर अपने अंदर से मैंने ढूंढा। तो एक अपॉर्चुनिटी जो कि आई मेरे सामने जब, और वो अपॉर्चुनिटी भी रिजेक्शन के तरीके से मेरे सामने आई जी। तो उसका जवाब देने के लिए मैंने ये प्रण कर लिया कि अब दूसरों से पूछने की जगह खुद ही कूदना शुरू करो और भागना शुरू करो। क्योंकि भागने का मतलब जरूरी नहीं है कि टांगों से वैसे भागना जैसे आम लोग भागते हैं। भागने का मतलब है सिर्फ डिस्टेंस कवर करना। तो 21 किलोमीटर का पहला जो मैंने फिर वो मैराथन रन करी थी, उससे वो सिलसिला शुरू हुआ। और उसके बाद मेरी आर्मी ने मुझे देखा और उन्होंने पाया कि इस बच्चे में वो सब क्वालिटीज़ हैं जो एक आर्मी ऑफिसर्स में हमेशा हम देते हैं जी। तो उन्होंने मेरे को ब्लेड दिया और उसके बाद फिर मैं ब्लेड से भागता रहा। तो 99 में करगिल के दौरान जो आपके साथ हादसा हुआ था वो क्या था? कैसे आप अपने कोई हीरोइक
दीड नहीं थी। एक पोस्ट के ऊपर मैं अपने सैनिकों के साथ डिफेंड कर रहा था अपनी मातृभूमि को, और आफ्टर सम टाइम ऑफ लल, एक तकरीबन 48 घंटे तक बगैर किसी फायरिंग के सडनली जब फायरिंग शुरू हुई तो पहला बॉम्ब, उसकी आवाज़ से मुझे पता चला कि वो कहीं दूर जाके गिरेगा, लेकिन दूसरा बॉम्ब मेरे बगल में आके गिर गया और उसके जो स्प्लिंटर थे उसने मुझे पूरी तरीके से छलनी कर दिया। उनमें से कई जो स्प्लिंटर्स हैं वो मैंने पड़ोसियों की सौगात के तौर पे संभाल के रखे हुए हैं अपनी बॉडी में एज ए गिफ्ट। और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। एक उसी कुछ ही क्षणों में वहाँ पर मैं बेहोश हो गया था और हॉस्पिटल जब मुझे ले जाया गया 2.5 घंटे वहाँ से लगे थे। तो शुरू में तो डॉक्टर साहब ने बोल दिया था कि ये डेड हैं, बॉडी को मॉर्चरी में ले जाएं, मगर शायद बहुत अभी काम जो थे वो बाकी थे, इसलिए भगवान ने बोला कि रुको, बहुत कुछ करना है अभी मैराथन भागना था आपको। जी, तो आपने कहा कि बहुत हेरोइक डीड नहीं थी, ऐसे बम गिर गया, तो ये तमन्ना होती है कभी कि कुछ और हेरोइक करते करते ऐसा होता तो? देखिए, हर एक सैनिक की ये इच्छा होती है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करी जाए। चाहे वो हमेशा हर एक सैनिक ये सोचता है कि जीवित रह के लड़ना ही सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि मरना तो मरने के बाद तो मतलब दैट्स नॉट अ बिग डील। मगर मेरी वो सिचुएशन इस तरह की हुई जिसमें मैं कुछ ऐसा नहीं कर पाया कि मैं बच्चों को प्रेरित करूं कि मैंने 4 को यहाँ मारा और 5 को वहां मारा। हो सकता है मारा भी हो उनसे पहले, क्योंकि गिनती तो कोई गिनता नहीं है, लेकिन उस पर्टिकुलर एक्शन में कोई ऐसा खास बड़ी काम नहीं करा था मैंने। जी जी, आप अनुज की माँ हैं, आपके बेटे ने तो ऐसा काम किया कि बच्चे प्रेरित होते रहे उसके बाद भी, क्योंकि उन्हें हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो है वो मिला, महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो अनुज पे आपको जाहिर है कि बहुत फख्र है, और आपके परिवार के ही नहीं, आस पड़ोस तमाम बच्चे उनसे प्रेरणा लेते रहते होंगे। देश को है जी। और अनुज उसका जिस दिन उसकी हुई थी 5:20 मॉर्निंग, उस समय तक एक्चुअली उसके जो कमांडेंट थे मेजर रितेश शर्मा, उनको कुछ लग गया था पैर पे, तो अनुज ने उनको कह दिया कि आप इवैक्यूएट हो जाइए सर, क्योंकि वहाँ से उठा के लाना बड़ा मुश्किल था। उसके बाद अनुज कैप्टन बना था 15 दिन पहले, तो जोश तो भरा ही हुआ था, एंड उसके हाथ में कमांड आ गई, एंड ही डिड हिज मैक्सिमम। उसमें 3 बंकर डिस्ट्रॉय कर चुका था, जी जी, देन 4th करना था, तो उसको काफी लोगों ने मना किया था कि भी अभी डे लाइट आ गई है तो आप अभी सर रुक जाओ। जी जी। और उसकी सारी प्लेटून मर चुकी थी, तो उसको ये लगा, कहता लेट मी सॉर्ट इट आउट नाउ। 4th बंकर रहता था, एंड उसने अपने एक सोल्जर को पूछा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है? वहाँ पर वो होती थी फ्रोजन पूरियाँ, तो नहीं खा पाए, किसी ने बिस्किट दे दिया, एक बिस्किट खाया, एंड उसने 4th बंकर को कर दिया। उसी समय एक RPG उसके नेक पे आके लगा, एंड इमीडिएटली, एंड दैट डे 7 जुलाई 9:45 आई वॉज गोइंग टू माई ऑफिस। उस दिन से जो सिचुएशन चेंज हुई है, नॉर्मल नहीं हो पा रही। अभी आई लॉस्ट माई हस्बैंड ऑल्सो लास्ट ईयर, तो देखिए हमारी तो वही रहेगी, बट उसने जो किया उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू द पीपल एंड ऑल। अभी भी लोग उसको याद करते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि देश याद नहीं करता, देश याद करता है उसको। जी। आफ्टर एवरी 1-2 मंथ्स कोई ना कोई इनविटेशन आता है हम लोगों को बुलाने के लिए, किसी तरह से भी लोग अपना ग्रेटिट्यूड करते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी तो देखिए उसने अपनी लड़ाई लड़ी है, उसमें हमें सब लोग कहते हैं वी आर प्राउड प्राउड प्राउड। आई फील कि देखिए हर बच्चे को किसी घर में पैदा होना है, ठीक है ना, उसने हमारे घर पे पैदा होना था, हमने कुछ नहीं किया, किया उसने। मैं तो यही सोचती हूँ, मुझे लोग कोई पाँव छूता है कोई कुछ, तो आई फील वेरी एम्बेरस्ड कि भी हम लोगों ने कुछ नहीं किया। जी। नॉर्मल बच्चे हैं, ये सब बच्चे हैं, इनमें से कोई भी निकल सकता है। इनके स्कूल में अनुज के नाम की ट्रॉफीज है, इनको पता होगा कि सब हाउस में बेस्ट ट्रॉफी अनुज नैयर के नाम से दी जाती है, हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की थी। जी। तो ये बच्चे सब उसको जानते हैं, यही है। और ये बहुत फख्र है कि अनुज नैयर की माँ के नाम से आपको जाना जाता है, अपने बच्चे के नाम से जाना, ये बहुत फख्र की बात है। बेसिकली अनुज ने जो सीखा अपने पापा से सीखा था।
क्योंकि ही वॉज लाइक ए फाइटर। वो भी ऐसे थे, उन्होंने उसको यही कहा था जब ये वॉर का था तो उसका एक फ़ोन आया था, तो इन्होंने यही कहा था, बेटे पीठ नहीं दिखाना, कैप्चर नहीं होना, जीत के आना, एंड नेवर स्टार्ट द फाइट, एंड इफ द फाइट इज देयर इनएविटेबल देन फाइट इट आउट। सो ही डिड इट। कर्नल थापर, आपने भी अपने बेटे को ऐसी सीख दी थी, आप तो खुद सेना में रहे जी। तो कभी जब बच्चे को आगे भेजना होता है, आप खुद सेना में थे, तब ये कभी कहा जाता है कि जब बच्चे की बात आती है तो इंसान डर जाता है, खुद तो ठीक है पर अपने बच्चे को आगे बढ़ाने में, तो ये झिझक, ये घबराहट, ये डर कभी सेना में भेजने में आपको हुआ था? मैं सेना में था, मेरे फादर सेना में थे, उनके फादर सेना में थे, और पूरे रिश्तेदार ही आर्मी में थे, एयरफोर्स में थे, मेरा छोटा भाई एयरफोर्स में था। तो इसलिए हमारे घर का माहौल पूरी तरह से एक दूसरा कोई ख्याल नहीं आया कभी भी कि कोई दूसरा प्रोफेशन भी हो सकता है। तो शुरू से ही वो या तो एयरफोर्स में या तो आर्मी में जाना चाहते थे। और जब पैदा हुए थे पठानकोट में मैं था, तो वहाँ पे आर्मर्ड ब्रिगेड थी, पूरे चारों तरफ टैंक ही टैंक थे, और आपको शायद पता नहीं होगा उस टैंक का नाम विजयंत था, हमारी आर्मी का मेन बैटल टैंक था। जी। तो हमने कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं की, नहीं तो नक्षत्र वगैरह देख के फिर नाम निकालते हैं, हमने उसका नाम सीधा विजयंत रख दिया। मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा नाम था, और वो अपने नाम को एक तरह से अमर कर गए हैं, भारतीय सेना के टैंक की तरह। तो इस तरह से हमें कभी इस बात का ज़्यादा डर नहीं लगा कि वो सेना में जा रहे हैं, क्योंकि पूरी उम्र भर हम अपने सैनिकों को यही कहते रहे कि आप अपने जीवन की, अपनी जान की परवाह मत करो, आप जो आपको टास्क दिया गया उसकी परवाह करो, क्योंकि आप इसके लिए सेना में हो। किस्मत थी कि इस बार विजयंत का शहीद होने का मौका आया, तो इसलिए हमें उसके ऊपर, मैं दुख नहीं करता हूँ, बच्चे को खोने का गम है एक तरह से, लेकिन वो एक प्राइस है, वो एक कीमत है जो हमको चुकानी पड़ेगी, हमारे देश को चुकानी पड़ेगी। हमारा बेटा नहीं होगा तो देश का कोई और बेटा होगा जिसको ये कीमत चुकानी पड़ेगी, वरना पाकिस्तानी वहाँ आ जाएंगे। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मेरा बेटा एक ऐसी मिसाल छोड़ गया है सैनिकों के लिए, देश के लिए, जो आप लोग सब एम्यूलेट कर सकते हैं, और उस तरह का एम अपना बना के चल सकते हैं। बाकी बड़ी छोटी उम्र थी उनकी, 22 साल। मात्र 22 साल और कुछ महीने थी। मैं उस जगह पे जाता हूं जहां पे वो शहीद हुए थे, हर साल जाता हूं। अब तो बिल्कुल ऊपर जाना बंद कर दिया क्योंकि उम्र नहीं है उधर तक जाने की। वहां पे जवानों ने मिलके एक उनके लिए मंदिर बनाया है उनकी याद में, 15-16 हजार फुट पे है, और बिल्कुल एलओसी पर है, एलओसी के थोड़ा सा पीछे है। और मैं समझता हूँ ये एक यूनिक है, एक बड़ा एक ऐसे यूनिक मॉन्यूमेंट है जो कि एक सैनिक के लिए ठीक उसी जगह पर जहाँ पे वो शहीद हुआ था, मेरे ख्याल से दुनिया में भी ऐसा कोई मॉन्यूमेंट नहीं है, वो बनाया गया। लड़ाई जिस दिन हुई थी 2829 की, आप सब जानते होंगे, टोलोलिंग की लड़ाई, टाइगर हिल और टोलोलिंग की लड़ाई बड़ी फेमस थी। तो टोलोलिंग की लड़ाई के बाद यह हुआ, और बड़ा घमासान युद्ध हुआ था वहां। बड़ा बारीक पहाड़ है, बहुत बारीक ऊपर से, अगर आपने इधर या उधर कदम ले लिया तो गए। तो उसके ऊपर पाकिस्तानियों ने अच्छी तरह से कवर किया हुआ था, आना बड़ा मुश्किल था। तो उसी दिन पूर्णमासी की रात थी, और पूरा उनको दिख रहा था कि आ रहे हैं, और पूरी मशीन गन्स, पूरी तोपखाना, पूरा जो भी असला है पूरा उधर किया हुआ था। तो इत्तेफाक से पहले पद्मपाणि आचार्य जो उनके कंपनी कमांडर थे वो शहीद हो गए। उसके बाद उनके यंग कंधों पर, अभी आईएमए से निकले ही थे, तो आप सोच लीजिए जैसे आप लोगों के कंधे पर ऐसी जिम्मेवारी आ जाए, ठीक दुश्मन के बीच में जवान और कैजुअलिटीज हो रही है जी। और बड़ी जबरदस्त उधर लड़ाई हुई। और वहां पे जब उन्होंने थोड़ा सा बीच में बंद हुई फायरिंग,
उन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है कि हम दुश्मन के ऊपर धावा बोल दें। जी। जैसे ही खड़े हुए तो उन्होंने फायरिंग की और उनके सिर में एक गोली लग गई और वो शहीद हो गए। अपने साथी के हाथ में वो शहीद हुए। और मैं कुछ थोड़ा सा और जिक्र करना चाहता हूँ, यही नहीं, इससे पहले वो एक जगह है कुपवाड़ा, जो सब आप लोग जानते हैं। कुपवाड़ा में इंसर्जेंसी चल रही थी जोरदार। ये उनके कहानी का एक बड़ा अहम पहलू है। जहाँ से वो निकलते थे, स्कूल में रहती थी 2 राजपुताना राइफल्स, वहाँ से वो पेट्रोलिंग वगैरह के लिए जाते थे। उस समय पर एक उनको लड़की मिलती थी, छोटी सी लड़की। तो वो ना हंसती थी, ना रोती थी, ना कुछ, लेकिन ये चाहते थे कोई और तो काम नहीं, तो कभी कभी उसके साथ खेलते थे। तब पता लगा कि ये बोलती नहीं है। फिर उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ कुछ खेलना वगैरह इस्तेमाल, जो टाइम मिलता था उस पे चॉकलेट वगैरह दे देने, ये वो वगैरह। और इस तरह से उनका आपस में वो बढ़ गए, संबंध बढ़ गए। और उन्होंने अपनी मदर को टेलीफोन किया कि मेरे को एक लड़की की ड्रेसेस चाहिए। तो हम लोग हैरान हो गए, भाई लड़की का क्या चक्कर हो गया वहां पे। फिर पता लगा कि छोटी सी लड़की है, 3-4 साल की। उसके फादर को आतंकवादियों ने बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया था। वो दृश्य देख के वो घबरा गई इतना, उसने बोलना बंद कर दिया। तो जब तक विजयंत वो जगह छोड़ के गए, उनके प्यार की वजह से वो लड़की ने दोबारा बोलना शुरू कर दिया। अब वो लड़की जी बड़ी है, 19-20 साल के। मैं हर साल जाता हूँ कुपवाड़ा में, उसको मिलता हूँ। नहीं, बहुत खूबसूरत कहानी है जिसको हमेशा सब लोग याद करेंगे। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि किसी की जिंदगी पर इतना असर डाला। मिसेस आहूजा, आपके पति शहीद हुए, एयरफोर्स में थे वो, और बहुत कामयाबी से वो इजेक्ट हो भी पाए थे, बावजूद उसके दुश्मन के हाथों मारे गए, जिससे लेकर जिस तरह से उनकी शहादत हुई, भारत में बहुत नाराजगी भी रही। बावजूद इसके आप अपने लड़के को चाहती हैं कि वो एयरफोर्स ज्वाइन करे? मेरी तरफ से उसको बिल्कुल मनाही नहीं है। मैंने उसको हमेशा एनकरेज किया है। मैंने उसको ये बोला हुआ है कि बच्चे आपको जो करना है, बिकॉज डेस्टिनी है। उसको अपने पिता की कहानी पता है और वो उसको सब पता है। मतलब जब वो छोटा था, वो हार्डली 5-6 साल का था, तब मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको बता पाऊँ कि क्या हुआ। वो सब वॉच करा था चुपचाप। सडनली एक दिन उससे मुझसे पूछा, मम्मा अब डैडा कभी नहीं आएंगे? आई सेड नहीं। बस मतलब ही ग्रू अप ओवरनाइट। उसके बाद उसने बात करनी बंद कर दी अजय के बारे में। फिर मुझे लगा कि अगर मैं अपसेट रहूंगी तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, वो बिल्कुल चुप हो जाएगा इस तरह से। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम अबाउट हिज डैड। धीरे धीरे उसको सब कुछ पता है। मतलब ही रिमेम्बर्स ईच एंड एवरीथिंग। जैसे हम गणतंत्र दिवस या आज़ादी का दिन के जश्न मनता है, वो उस दिन का मेरे ख्याल से जो तमाम लोग फौज से जुड़े हैं और जो आज़ादी की दिन रात रक्षा कर रहे हैं, जिस वजह से हम एक गणतंत्र के तौर पे हैं, उस दिन का कोई ख़ास मतलब आपके लिए, या उस दिन कुछ ख़ास आप लोगों का एहसास अलग होता होगा? आजकल काफी एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं, फ्लाइंग चल रही है काफी, तो लगता है कि कितने इंपॉर्टेंट ड्यूटीज इन लोगों ने संभाली हुई है। हम जब गणतंत्र दिवस या इंडिपेंडेंस डे पे जो परेड निकलती है, आई डू वॉच दैट ऑल्सो। सो इट्स अ डिफरेंट फीलिंग बेसिकली। वो जो गर्व महसूस होता है कि इस आज़ादी को बरकरार रखने में, उसकी हिफाजत करने में आपके अपने परिवार की कितना योगदान है? देश के लिए वो मर मिटे हैं, इस तिरंगा के लिए मर मिटे हैं। एहसास होता है कि हमने भी अपना जो योगदान था इस देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, वो इससे ज़्यादा बलिदान कुछ हो नहीं सकता। जी। ये जो यहाँ बैठे हैं सब, इनको कैसे पता चलेगा कि क्या अहमियत रखती है स्वतंत्रता, और क्या अहमियत रखती है जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, गणतंत्र दिवस को आप बनाते हैं? जी। क्योंकि यहाँ से वो जो शोकेस होती हैं चीजें, उनको देख के ही बच्चे प्रेरित होते हैं और नेक्स्ट जनरेशन तैयार होती है वो काम करने के लिए जो काम हमारे कंधों से या मेरे साथ के वीरों के कंधों पे उन्होंने उठा के अपने वक्त में किया था। तो ये जनरेशन टू जनरेशन तैयार करने के लिए ये दिवस बनाने, उनको रिस्पेक्ट देना, उनका सम्मान करना, उनको याद करना, उनको अपनी श्रद्धांजलि देना, ये बहुत जरूरी है। सैनिक हैं जो बॉर्डर पे, जब आप होते हैं वहां पे, तो आपका फोकस एक होता है कि आपको किसी न किसी कीमत पे मुल्क की हिफाजत करनी है, रक्षा करना, आपका एक ध्येय है।
कभी वो मायूसी होती है कि जिस लिए आप अपनी जान दे रहे हैं या शहादत कर रहे हैं वो मुल्क उस सूरत में नहीं बचा जैसा कि चाहते होंगे? मुझे याद है जब अनुज को ये बना था इसमें देहरादून में, तो बच्चे मोस्टली अपनी कैप को उछालते हैं। अनुज ने नहीं उछाली थी। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बेटे तूने कैप क्यों नहीं उछाली? कहता है माँ जब कैप उछालते हैं तो अपनी कैप हाथ में नहीं आती। देखिए ये फौजी लोग अपनी आर्मी की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद हम सिविलियन जाके टेररिस्ट छोड़ देते हैं। तो दुख आपको बहुत बुरा लगा था? बहुत मुझे नहीं, बहुत बुरा फौजियों को लगा भी बुरा था। लगा आप था। देखिए जिस बंदे ये को कह नहीं छोड़ा सकते, मैं कह सकती था, हूँ। आज की डेट में हम बुरा बार लगा बार तो न्यूज क्यों में नहीं उसी लगा फेस पता? को देख रहे हैं। हाँ, उन्होंने अपना एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है जिसको हमने छोड़ा था, आज उसने ही इंडिया के अगेंस्ट एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ ये है। एहसास होता है कि हमने शहादत देकर जिस फिर आतंकवादी को हमारे आपने soldiers की पकड़ा क्या उसको value है? वापस छोड़ रहे हैं और अब वही एक बहुत बड़ा आतंक फिर से फैल रहा है। जहां तक देश का सवाल है, जो मुद्दे देश से संबंधित है, जो मुद्दे शहीदों के साथ संबंधित है, उनको पार्टी पॉलिटिक्स से और अपने स्वार्थ से ऊपर होना चाहिए। अभी का इंसिडेंट सबके जहन में बिल्कुल पठानकोट ताजा होगा। पठानकोट जी। पठानकोट पर राजनीति की जाकर वहां पे एक शहीद की फैमिली को 1 करोड़ रुपया देंगे अगर मैं पावर में आया तो। इस तरह की राजनीति जो है बड़ी स्वार्थ दिखाती है और देशभक्ति का उसमें कोई अंश नहीं है। आपको अगर याद हो, पठानकोट के ऊपर ही कर्नल निरंजन जो शहीद हुए हैं उसके ऊपर ऐसे आर्टिकल निकले हैं जिसमें क्वेश्चन किया गया कि क्यों वो गलती से, अपनी गलती से मरे हैं। मतलब आप जब तक आप खुद उस स्थिति में नहीं हो तब तक आपको पता भी नहीं चल सकता है कि गोली जब यहाँ कान के पास से निकलती है तो मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहता हूँ, क्या हालत होती है आपकी। और वहां बैठ के आप पेन से कुछ भी लिख सकते हैं। तो वो जिस परिवार ने अपना पति खो दिया, बच्चा खो दिया, उसके ऊपर क्या बीतती है। इस बार मैं कारगिल गई थी, मैं एक ऑफिसर को वहां मिली, छोटा सा यंग सा ऑफिसर, एंड ही सेज मैम अब ना मुझे वापस ऊपर चढ़ के जाना है, मुझे 2 दिन तक वॉक करना पड़ेगा। फॉर 2 days he'll just keep walking to reach his post. एंड विंटर्स आ जाती हैं तो कहता है हम वापस आ ही नहीं सकते, 6 महीने तक हम वहीं बंद रहते हैं जी। और वापस भी आना हो सब हम सिर्फ तब दौड़ते हुए वापस आते हैं जब हमें छुट्टी जाना होता है, कि एक एक्साइटमेंट होती है कि हम घर जा रहे हैं। तो वो कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलता है एज अ सिविलियन, नोबडी नोज। मैं तो फर्स्ट टाइम मैं खुद गई तो आई वाज रियली शॉक्ड कि ये कितनी मुश्किल से रह रहे हैं यहाँ पर। वही इंसान जब नीचे आता है लैंड पर, यहाँ पर आकर के जब पोस्टिंग आती है और कुछ हो जाता है तो क्वेश्चन मार्क क्यों। जो हमारे सैनिक जो हमारी तकलीफें उठाते हैं, गवर्नमेंट को एटलीस्ट उनको कुछ कॉम्पेंसेट करना चाहिए। बुलेट प्रूफ जैकेट के रेट आ रहे हैं न्यूज़पेपर में कि इतने की एक आती है, इतनी जरूरत है, इतनी अवेलेबल है। क्यों इतनी जरूरतें पूरी हो जाती हैं और आर्मी की जरूरतें वो सबसे पहले पूरी होनी चाहिए। इनकी सैलरीज मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा होनी चाहिए। इसके अंदर ना कुछ हमारी कमी है और मैं कमी आपको बताऊंगा। फौज की जो सिखलाई होती है उसमें कभी रोना नहीं सिखाया जाता। कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को आपने ओवरकम कैसे करके विजय कैसे प्राप्त करनी है ये सिखलाया जाता है। जी। तो जब हम रोते नहीं है तो कोई लोग सुनता ही सोचते हैं नहीं कि है। यार ये तो खुश है। सही बात है। जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी तो परमवीर चक्र विजेता जो है हवलदार अभी सूबेदार मेजर सूबेदार यादव 18 ग्रेनेडियर्स के थे। तो मैंने उनको देखा अस्पताल में, बिल्कुल ऐसे दोनों बाजू ऐसे लगाए हुए, टांगे हुए, यहाँ से इंजेक्शन, यहाँ से कुछ, यहाँ से पाइपें लगी हुई। 17 गोलियां लगी हुई थी उनको, 17 गोलियां लगी हुई थी पूरे बदन में। और चीफ आए, जनरल मलिक आए, उनसे पूछा कैसे हो यादव, तो उन्होंने कहा सब ठीक है साहब। 17 गोलियों के साथ देखिए, ये है जो जज्बा है सैनिक का कि जो भी हो जाए ठीक है। जी। लेकिन बच्चों को मैं ये बताना चाहूंगा जी कि आपके पास दोनों चॉइस हैं। आप अगर रो के जिंदगी बिताना चाहते हो तो बाहर में बहुत चॉइस है, लेकिन आप किसी भी हालत में अपने आप को विजय प्राप्त करके खुश रह के सम्मानित तौर से जीना चाहते हो तो फौज
ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ये चीज करना सिखलाता है। डॉक्टर मुक्तेश चंदर, आपसे सेना की बात हमने सुनी और बहुत जायज़ कुछ बातें हैं कि इन तमाम जिस तरह के खतरे वो झेलते हैं उसके बावजूद बहुत सुधार नहीं हुआ है। और थोड़े थोड़े दिनों पे हम तमाम लोग चर्चा करते हैं कि जो सुविधाएं चाहिए, चाहे वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हों, वो नए हथियार हों, उनमें कमी है अभी भी जितनी तेज़ी से होनी चाहिए। ये कमी पुलिस में भी महसूस होती है। वो सरहदों की रक्षा करते हैं, आर्मी आजकल हालांकि सरहद से हट के शहरों में भी आने की ज़रूरत पड़ती है, पर आप लोग जो दिन रात इस चीज़ को झेल रहे हैं वहाँ पे भी ये कमियां महसूस होती हैं। आर्म फोर्सेस देश के दुश्मनों से लड़ते हैं, बाहर के दुश्मनों से। उसी तरह से पुलिस वही दुश्मन है, वो समाज के अंदर है, हमारे देश के अंदर है। अपराधी हो सकते हैं, आतंकवादी हो सकते हैं, बैड एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो लड़ाई एक ही है, सिर्फ टर्फ अलग है। और ये अंदर जो लड़ाई है वो बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें देश के दुश्मन या अपराधी को पहचानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो हमारे ही बीच में रहते हैं। जब हम स्लीपर सेल्स की बात करते हैं तो ये पता नहीं चलता कि वो पड़ोस के घर में जो अपने आप को स्टूडेंट या अपने आप को कुछ छोटा मोटा काम करने वाला बताता है, वो देश का दुश्मन है और वो तैयारी कर रहा है। खास करके अब जब आतंकवाद का खतरा इतना बढ़ गया है कि आतंकवादी को पहचानना मुश्किल है। तो ऐसे में जो पुलिस को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए और जो तकनीकी इक्विपमेंट्स उनको पास होने चाहिए, उसमें हमेशा कहीं ना कहीं कमी रहती है। और पुलिस मॉडर्नाइजेशन एक बहुत अहम हिस्सा रहा है गृह मंत्रालय का। उसमें काफ़ी काम भी हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें और बेहतर चीज़ें करी जा सकती हैं, सुधार किए जा सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारे इंटीरियर्स जो एरियाज़ हैं, जो स्टेट्स हैं, वहाँ पर पुलिस को जो सुविधाएं मिलती हैं उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। मैं एक ब्रेक लूंगी। आपने कुछ शहादत की कहानियां सुनी, पर वो एक अगली पीढ़ी जो है वो भी है, वो इन सबको सुनने से वो कितनी प्रेरित होती है और अभी भी क्या जज्बा है बच्चों में, इन स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, उसके लिए उनकी क्या भावना है, ये हम जानेंगे स्कूल के बच्चों से जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं। उनसे बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।